हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी फायर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कि आखिरकार भारतीय संविधान जो है उसमें विदेशी स्रोत का क्या योगदान है और अपना कुछ आंतरिक स्रोत भी है, उसे भी मैं बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपको मैं कई लेक्चर दे चुका हूँ पॉलिटी का, जिसमें मैंने भारतीय संविधान के विकास का क्रम बताया था और मैंने बताया था आपसे कि किस तरह से अंग्रेजों ने बहुत सारे कानून, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट हो, चाहे 1813 का हो, चाहे 1833 का हो, चाहे 1853 का हो, ये सारे जो कानून बन रहे हैं दोस्तों, ये धीरे धीरे मॉडिफाई होकर के जो ये कानून बनते आ रहे हैं, यही कानून आगे चल के भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनते हैं। तो दोस्तों, यही चीज को मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस सारे कानूनों में जो भारत शासन अधिनियम 1935 का कानून है, उसका कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट है या उसका कुछ ज़्यादा ही प्रभाव है अपने भारतीय संविधान पर। क्योंकि आप पढ़े होंगे कि टोटल अनुच्छेद की जब हम बात करते हैं तो टोटल 395 अनुच्छेद हैं। उन 395 अनुच्छेदों में आप देखेंगे तो करीबन 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो पूरी का पूरी आप शब्दशः कहें या आप कह सकते हैं कि थोड़ा मोड़ा मॉडिफाई करके उसी तरह से रख दिया गया अपने संविधान में। इसलिए अगर आपसे ये पूछता है कि हमारे संविधान में किस भारत शासन अधिनियम का सबसे बड़ा प्रभाव है, तो आप कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 का। इस बात को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। वैसे तो आप देखेंगे तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसका बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि इससे बहुत सारी बातें अपने भारतीय संविधान में ली गई हैं। लेकिन मैं कुछ बातें जो महत्वपूर्ण हैं उस बातें को आपको बताऊंगा। जैसे आप देखेंगे तो न्यायपालिका जो न्याय करती है, जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और नीचे स्तर पर आएंगे तो जो जिला स्तर के न्यायालय हैं उनकी भी बात उसी में आती है। उसी तरह कैग की बात करेंगे, जिसको हम कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के नाम से जानते हैं। ये एक पर्सन होता है। इसके बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कैग का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। पर अगर कैग की बात करें तो अनुच्छेद 148 में कैग का जिक्र है। इस बात को भी आपको नहीं भूलना है कि कैग का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आप कहेंगे 148। उसी तरह से लोक संघ आयोग और इत्यादि बातें भी इसी भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है दोस्तों। अब आप आइए, चूंकि आप जानते हैं कि जब बात होती है भारत के संविधान के बारे में तो कहा जाता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो यह क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो आप कहेंगे वह देश है भारत। यानी भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है पूरे विश्व में। वैसे तो दोस्तों, जब अपने भारतीय संविधान की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अपना जो भारतीय संविधान है वह लचीला भी है और कठोर भी है। जब ऐसा कहा जाता है कि लचीला और कठोर दोनों है, क्योंकि आप देखेंगे जब कोई बिल पास करनी होती है तो जब साधारण बहुमत से, या मैं कह लूँ कि 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, तो हम कह लेते हैं कि अरे भाई हमारा संविधान तो लचीला है। लेकिन कभी कभी कोई बिल ऐसी होती है या कोई ऐसा कानून होता है जिसे पास करवाने के लिए 2/3 बहुमत की तो जरूरत है ही, उसके साथ में आधे से अधिक राज्यों की भी आवश्यकता होती है। तब हमारे समझ में आता है कि अरे नहीं यार, हमारा संविधान लचीला के साथ साथ कठोर भी है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि अपने संविधान की खासियत है कठोर और लचीला दोनों। ठीक है। आगे दोस्तों, जब मैं बात करता हूं कि विश्व का सबसे लचीले संविधान की, तो वह ब्रिटेन का संविधान है। इस बात को भी आप याद रखें, क्योंकि हो सकता है कभी पूछ दे कि विश्व का सबसे लचीला संविधान किस देश का है, तो आप कहेंगे ब्रिटेन का। ठीक है। अब आइए, ये मोटी मोटा मैं कुछ बातें आपको बता रहा था। अब हम आते हैं भारतीय संविधान के
विकास जो विदेशी स्रोत हैं उसकी बात करते हैं कि आखिरकार कौन कौन सी विदेशी स्रोत हैं। आंतरिक स्रोत में मैंने बता दिया कि भारत शासन अधिनियम से बहुत सारी बातें उठाई गई हैं, इसलिए इसका सबसे बड़ा प्रभाव है हमारे संविधान पर। वैसे तो और भी कानून आए हैं, उनसे भी कुछ बातें ली गई हैं, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 को विशेष करके आपको याद रखना है। अब आते हैं विदेशी स्रोत की बात करते हैं, तो पहली बार हम सबसे पहले पर ब्रिटेन को रखे हैं। ब्रिटेन को रखने का कारण है, जो आप जानते हैं कि ब्रिटेन का शासन लगभग बहुत सारे देशों पर रहा है, तो ब्रिटेन का जो दबदबा रहा है, तो इसलिए मैंने ब्रिटेन को सबसे पहले रखा है। तो आप देखेंगे ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। तो पहली बात संसदीय शासन प्रणाली, यानी जो संसदीय शासन प्रणाली है, इस बात को याद रखना कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, दोस्तों वैसे नागरिकता में एक चीज आप याद रखें, जब हम नागरिकता लिखेंगे तो NA लिख सकते हैं। देखिए ना, NA 2 अक्षर है ना, तो आप ये भी बात याद रखिए कि नागरिकता जो है भाग 2 में इसकी बात कही गई है। किसमें? भाग 2 में। तो नागरिकता की बात भाग 2 में कही गई है, इसको याद रखें, क्योंकि मैं जब भाग और अनुच्छेद पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, लेकिन ये बातें आपको हो सकता है दिमाग में बैठ जाए कि ना, नागरिकता और 2 अक्षर है, इसलिए भाग 2 में बात कही गई है। और एकल नागरिकता का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? एकल नागरिकता, देखिए अमेरिका के जब संविधान की बात करेंगे तो वहां दोहरी नागरिकता है, यानी राज्य का अलग नागरिकता है, देश का अलग नागरिकता है। पर अपने यहाँ ऐसा नहीं है, अपने यहाँ राज्य की नागरिकता ही देश की नागरिकता है, देश की नागरिकता ही राज्य की, यानी एकल नागरिकता है। तो आपको डबल नागरिकता की जरूरत नहीं है। तो एकल नागरिकता की जो प्रक्रिया है, जो प्रावधान है, यह भी ब्रिटेन से लिया गया है। दोस्तों अगला है कि विधि एवं निर्माण प्रक्रिया। मैंने बताया था विधि का मतलब होता है कानून, तो कानून निर्माण की प्रक्रिया भी कहाँ से लिया गया है, तो आप कहेंगे ब्रिटेन से। तो 3 चीजें आपको बता दिया मैंने, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया, ये ब्रिटेन से लिया गया है। क्योंकि ये पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसको याद करना, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बने। आप प्रीवियस उठाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन पॉलिटी में यहाँ से ही उठा लिया गया है, तो क्यों ना हम इसको याद कर लें। आइए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से सबसे ज्यादा बार ये पूछा गया है दोस्तों, ये जो है मौलिक अधिकार, जिसको हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, ठीक है। इस फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, आप देखेंगे कहीं कहीं मूल अधिकार भी लिखा है, तो घबराना नहीं। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, तीनों बात एक ही है। कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, दोस्त इस बार जब पेपर हुआ था एनटीपीसी का, तो उसमें पूछ दिया था, 4 ऑप्शन दे दिया था और पूछ दिया था कि किसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो दिया था ऑप्शन में नीति निर्देशक सिद्धांत, एक दिया था मौलिक अधिकार, दूसरा दिया था आपका प्रस्तावना, और चौथा दिया था न्यायिक पुनरावलोकन। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। अब कहेंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, तो इसको भी सुनिए ध्यान से। अनुच्छेद 137 की जब हम बात करते हैं, तो उसमें इस बात को डिफाइन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास वह ताकत है कि अगर संसद कोई कानून बनाती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसका अवलोकन करेगा, यानी निरीक्षण करेगा, और यदि वह कानून जो हमारे संसद के द्वारा बनाया गया है, वह कानून अगर हमारे संविधान के अनुसार बना है तब तो ठीक है, अगर अनुसार नहीं बना है तो न्यायिक पुनरावलोकन के तहत, यानी अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकता है। तो यही है न्यायिक पुनरावलोकन, यानी सुप्रीम कोर्ट का निरीक्षण। किस पे? जब संसद कोई कानून बनाती है उस पर। इस बात को याद रखिए। तो न्यायिक पुनरावलोकन भी कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता, मैंने आपसे जब संविधान की प्रस्तावना पढ़ाया था तो मैंने कहा था भारत में अगर कुछ सबसे सर्वोच्च है तो वह हमारा संविधान है। और ये भी मैं बताया था कि संविधान तो सर्वोच्च है, लेकिन उसे ताकत किससे मिलती है? हमसे, आपसे, हम भारत के लोगों से, यानी भारत की जनता से। इस बात को भी ध्यान रखना है कि संविधान की सर्वोच्चता जो है वह भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से दी गई है। आगे देखिए, ये तीनों बातों अभी तक जो मैंने बताया है ये पेपर में पूछे जा गए हैं, तो इसलिए इनको याद रखिए। जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मैं खुद बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, दोस्तों न्याय, देखिए यहाँ मैंने
जब भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ाया था तो कहा था न्यायपालिका लिया गया है, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ली गई है कि जो हमारा न्यायालय है, आप देखते हैं लोग कहते हैं कि अरे हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, जो न्याय सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष होकर के जो है वो सुनाएगा, किसी के दबाव में नहीं सुनाएगा। तो वही चीज है कि जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, यानी न्यायपालिका जो हमारा है, जो न्यायालय है वह स्वतंत्र है अपनी जो भी वर्डिक्ट सुनाने के लिए। तो वो जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ली गई है। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। दोस्तों जब महाभियोग की बात करते हैं तो आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत जो राष्ट्रपति होते हैं उन पर महाभियोग लगाया जाता है। तो इस बात को भी आप याद रखें कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है राष्ट्रपति पर, वह भी कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। और उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय, उच्चतम का मतलब सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट, ये दोनों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपातकाल। तो आप तो एक चीज ये अलग है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के हटाने की विधि यह ली गई है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। और वित्तीय आपातकाल, जब हम वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं दोस्तों, तो एक चीज हम थोड़ा एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं, आप ध्यान से सुनिए। अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, ध्यान दिए, इसमें कुछ खासियत है। 352 में 4 जोड़ेंगे तो 356 बन जाएगा, और 356 में 4 जोड़ेंगे तो 360 बन जाएगा। तो इसको याद करना बड़ा आसान है। जो 352 अनुच्छेद है, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल की बात कही गई है। किसकी? राष्ट्रीय आपातकाल। जब कोई बाह्य आक्रमण हो जाए देश पर, या हमारी जो सेना है विद्रोह कर दे, तो उस केस में जो राष्ट्रपति साहब हैं वह 352 के तहत उन्हें अधिकार मिला है, अनुच्छेद 352 के तहत वह देश में राष्ट्रपति यानी अब राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। उसी तरह से 356 है दोस्त। 356 के तहत जो राज्य हैं, राज्यों में अगर कोई गड़बड़ी होती है या राज्य सही ढंग से नहीं चल रहे हैं संविधान के अनुसार, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन, इस बात को आपको याद रखना है। वैसे आप पढ़ेंगे, ये डिटेलिंग मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें एक बार सुने रहेंगे, जब मैं दोबारा पढ़ाऊंगा अनुच्छेद को तो आप भली बात समझ पाएंगे। इसलिए निराश नहीं होने की, बहुत डिटेलिंग आप पढ़िए आराम से। तो 356 जो है, इसके अकॉर्डिंग जो मैंने बताया कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा है, वह सबसे ज्यादा बार अगर पूछेगा तो 2 राज्य आते हैं। वह एक उत्तर प्रदेश है और एक मणिपुर है, जहाँ पे राष्ट्रपति शासन 10 बार लग चुके हैं। 10 बार उत्तर प्रदेश में भी, 10 बार आपका मणिपुर में भी। लेकिन सबसे ज्यादा बार जब आप क्वेश्चन बनता है तो हम जनरली उत्तर प्रदेश को ही लगाते हैं कि राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा बार उत्तर प्रदेश में। वैसे तो ये 352 वाला मैंने बताया जो राष्ट्रीय आपातकाल, ये अब तक टोटल 3 बार लग चुका है। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। और ये 360 जो जिस बात की यहाँ जो है कि बात कही गई है कि वित्तीय आपातकाल जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है, यह 360 के अंतर्गत, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। अभी तक देश में एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है, इस बात को भी ध्यान रखें। अब आगे आइए, क्योंकि ज्यादा डिटेलिंग नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप परेशान होंगे। तो आयरलैंड की बात कर लेते हैं। ये जितनी बातें बता रहे हैं दोस्त बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में आ चुकी है, इसलिए इससे भागना कोई मतलब नहीं है, इसको याद करना ही है, इस बात को ध्यान रखिए। आयरलैंड की बात करते हैं तो नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया। आपको ये पॉइंट ज्यादा फोकस करने है, ये वाला नीति निर्देशक सिद्धांत वाला, ये कई बार पूछा, इसलिए खाली आपको यही याद रखना है कि आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत। और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई है, तो आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो है साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। आप सुने होंगे कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। वह कौन कौन से व्यक्ति होते हैं, तो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, ये सब में जानकार होते हैं, उनको राष्ट्रपति द्वारा 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नियुक्त किया जाता है। तो यह प्रक्रिया जो है, इसको भी आयरलैंड से लिया गया है, इसलिए इसको भी आप याद रखिए।
अब आइए जर्मनी, वैसे ये पॉइंट नीति निर्देशन सिद्धांत वाला ही ज्यादा फोकस करना है। अब आइए जर्मनी। तो जब जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी से लिया गया आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। तो आप ऐसे याद रखिए कि जो जर्मनी है उससे आपातकाल लिया गया है, यानी जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, आपातकाल। वैसे तो आप देखेंगे तो जर्मनी का जो संविधान है उसे वामन संविधान भी कहा जाता है। ये भी पूछ चुका है कि वामन संविधान के नाम से किस देश के संविधान को जाना जाता है, तो आप कहेंगे जर्मनी। ठीक है, तो आपातकाल जो है वह लिया गया कहाँ से, जर्मनी से। क्योंकि ये आगे जो लिखा है ये बात आप समझ नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि जब लगता है राष्ट्रपति शासन तो उस समय बहुत सारे जो मौलिक अधिकार होते हैं वो खत्म कर दिए जाते हैं। जनरली आप देखेंगे तो मौलिक अधिकार आपका खत्म नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन के दौरान कई मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं, मात्र 2 ही बचते हैं, इसलिए इसका जिक्र यहाँ पे किया गया है। तो आप इस बात को याद रखिए कि जर्मनी से आपातकाल लिया। ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, यानी मैंने जब आपको प्रस्तावना पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि प्रस्तावना यूएसए से लिया गया है, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इस बात को याद रखना है। तो ये कई बार पूछ चुका है, इसलिए इसको ध्यान रखें कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का जो प्रावधान है और केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का संसदीय विशेषाधिकार, ये सारी बातें कहाँ से ली गई हैं, ऑस्ट्रेलिया से। तो आप समवर्ती सूची वाला भी पूछ चुका है, इसलिए समवर्ती सूची का प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। और केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध की बात करें तो भाग आप पढ़ेंगे तो भाग 11 में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बात कही गई है। ये जो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध है यह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, तो इस बात को ध्यान रखिए। आइए अब कनाडा की बात करते हैं। तो कनाडा में आप देखेंगे तो जो संघात्मक विशेषताएं हैं, यानी जो संघ की विशेषताएं हैं, वह अवशिष्ट शक्तियां। देखिए शक्तियों का बंटवारा आपने सुना होगा कि बहुत सारी शक्तियां हैं, कुछ राज्य को मिली हुई हैं, कुछ केंद्र को मिली हुई हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे जो शक्तियां बच जाती हैं, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, वह ऑलरेडी किसके पास होती हैं, केंद्र के पास होती हैं। तो अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वह भी किसके, कहाँ से ली गई, किसके संविधान से, तो आप कहेंगे कनाडा के संविधान से। ठीक है, कनाडा देश से ली गई है। राज्यपाल की नियुक्ति जानते हैं, राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति भी कहाँ से ली गई है, कनाडा से। ठीक है, आइए आगे बढ़िए। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका। ये भी कई बार पूछ चुका है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका वाला, इसको भी फोकस करने हैं आपको। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान जो है, जो हम संविधान संशोधन कर देते हैं, कभी 42वां सुने होंगे, कभी जो है कि 44वां सुने होंगे, बहुत सारे संविधान संशोधन हुए हैं। तो ये जो प्रक्रिया है संविधान संशोधन की, ये दक्षिण अफ्रीका से दी गई है। लेकिन इसमें एक डिटेल और याद रखना है, अनुच्छेद 368 की बात करते हैं। कितनी, 368। तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन होता है, इसलिए अनुच्छेद 368 को भी आपको याद करना है। ठीक है, कभी क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन होता है, तो आप तुरंत कहेंगे 368 के तहत। ठीक है, आगे आइए रूस की बात करते हैं। तो रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। देखिए यहाँ मौलिक अधिकार की बात हो रही थी, फंडामेंटल राइट की, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था। यहाँ मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी की बात हो रही है, तो वह लिया गया है रूस से। यानी हमारे क्या कर्तव्य है देश के प्रति, हमें कैसे रहना चाहिए, क्या देश के प्रति सोचना चाहिए, ये सारी बातें जो हमारे कर्तव्य हैं वह रूस से लिए गए हैं। अब आगे बात करते हैं जापान की। तो विधि द्वारा स्थापित शक्तियाँ, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, तो वह विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है यह ली गई है जापान से। तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए उतना ज़्यादा आपको परेशान नहीं। अब मैं बात करता हूँ फ्रांस की। तो फ्रांस की जब बात करते हैं तो फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक, और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे शब्द हैं, ये आदर्श वाक्य भी कहाँ से लिए गए हैं, तो आप कहेंगे फ्रांस से लिए गए हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए आप इन सारी बातों को याद रखें, और आपको मैं बताऊं कि इनको अगर आप याद करना चाहें, देखिए सब लोग ट्रिक वगैरह बताते हैं, लेकिन आप अपने से ट्रिक बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे तो आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं
तो आप ऐसे दिमाग में रख सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका वाले क्रिकेट तो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो क्रिकेट खेलते खेलते सब इतना मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कभी भी जो है वह जीतते नहीं है वर्ल्ड कप। तो आप ये कह सकते हैं कि उन्हें संशोधन करने की जरूरत है अपने क्रिकेट में। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ऐसे दिमाग में आप बैठा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें इस तरह से अपने दिमाग में बैठाइए आप। जैसे ऑस्ट्रेलिया है तो समवर्ती सूची है, अब सूची में आप देखेंगे क्रिकेट की सूची में तो ऑस्ट्रेलिया टॉप पर रहता है, बहुत अच्छा खेलता है, तो ऐसे दिमाग में बैठा सकते हैं कि यार समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो इस तरह से आपको जो है मन में कोई सेंटेंस कोई चीज बैठा बैठा के आपको याद कर लेने हैं, और आप ट्रिक उरिक के चक्कर मत पड़िए, आप विस्तार से इसको कई बार पढ़िए ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, आगे चल के आपको बहुत काम आएगा, पेपर में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, अगले क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।